सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉर्ड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। एंड आई नो वीडियो थोड़ी लेट है, असल में परसों मेरा बर्थडे था और बस नजर वजर लग गई होगी और कल से मेरी तबीयत खराब है। अभी भी मुझे फीवर है और स्टिल मैं ये वॉइस कर रही हूँ। सो होमीज गला थोड़ा खराब है एंड आई होप कि तुम लोग मैनेज कर लोगे। तो अगर तुमने प्रीवियस एपिसोड देख लिया है तो क्या बात है, चलो फिर आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर लो फेंग वर्ल्ड ट्री के पास जाने की अपनी पुरजोर कोशिशें करता है, यहाँ तक कि वो अपनी क्लोन बॉडी को भी आगे भेज देता है जिसके पास की स्पेस हार्ट के इनहेरिटेंस भी अब आ चुकी है, उसकी ताकत भी आ चुकी है, जिसके चलते वो काफी फास्ट मूव करते हुए इसकी तरफ वो पहुंच भी जाता है। लेकिन वो जो वर्ल्ड ट्री था वो बार बार इसकी क्लोन बॉडी को यहाँ पे स्मैश कर देता है, बट जैसे तैसे करके वो यहाँ पे उसकी एक टहनी को ले लेता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उस वर्ल्ड ट्री का फादर आते साथ ही उसे निपटा देता है और यहाँ पे लो फेंग बहुत बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे सबसे पहले उसी मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि मिरर किंग है, जो कि आते साथ ही यहाँ पे वेनरेबल जिया का शुक्रिया अदा करता है कि वो उसे यहाँ पे ले आया। लेकिन ये दोनों बेसिकली यहाँ पे उसी डेसोलेटेड स्टोन फील्ड की तरफ जाने के लिए आए थे। इनका मकसद वहाँ मौजूद सारे ट्रेजर्स को हंट करना था। लेकिन तभी यहाँ पे जो मिरर किंग है वो बताने लगता है कि हाँ वो जगह काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन वहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई ट्रेजर मिलेंगे, बेहतर होगा कि हम लोग नाइन नेदर सी के अंदर चलते हैं जहाँ पर हमें काफी लेवल के जो ट्रेजर्स हैं वो मिलेंगे। जिस पे वो वेनरेबल जिया कहने लगती है कि तुम्हें नहीं पता क्या कि वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पर तो हम अपने स्पेस लॉ को भी ठीक से यूज नहीं कर सकते और समय के बीतते साथ ही वहाँ पर जो बड़े बड़े लूप होल्स क्रिएट होते हैं ना वर्टेक्स के रूप में, उनसे बच पाना एक यूनिवर्स वनरेबल के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मिरर किंग तो प्लान बना चुका था जिसके चलते इसे भी ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है, क्योंकि वेनरेबल जिया के अकॉर्डिंग जो मिरर किंग है वो जो एंसेस्टर गॉड स्कूल है उसके जो टॉप स्टूडेंट है उसमें इसका नाम आता है और इसकी जो कमाल की टेक्निक है जिसके चलते ही इसका नाम मिरर किंग पड़ा है, जिनमें से एक है यूनिवर्स रोड और दूसरा है यूनिवर्स मिरर टेक्निक। अब यहाँ पे ये दोनों मान तो जाते हैं कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मिरर किंग कहता है कि चलो फिर नया शिकार ढूंढा जाए, क्योंकि किसी कमजोर से ट्रेजर ढूंढना ये सबसे आसान काम है। अब वो पूरी जगह को स्कैन करना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर उसे ब्लेड रिवर किंग मिलता है, जिसके चलते इसे और ज्यादा एक्साइटमेंट होने लगती है, क्योंकि लास्ट टाइम लो फेंग इससे बच गया था पर अब वो इससे परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाला। अब यहाँ पे जो जिया होता है वो थोड़ा कतराता है, पर तभी यहाँ पे मिरर किंग कहने लगता है कि चिंता मत करो, हमारे लोग जो कि नॉर्दर्न बॉर्डर अलायंस के पास है वो लोग वैसे भी ह्यूमन रेस से नहीं डरते, तो मुझे फिक्र करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम बस दूर से सब कुछ देखो। और वैसे भी कौन सा मैं उसे मारने वाला हूँ, लेकिन हाँ अगर उसने मेरे सामने कोई भी होशियारी दिखाई तो शायद मैं उसे मार भी सकता हूँ। मुझे तो बस उसका ट्रेजर चाहिए जो कि एक बहुत ही रेयर फ्लाइंग ट्रेजर है। अगर उसने चुपचाप मुझे वो दे दिया तो मैं सच में मैं उसे कुछ भी नहीं करने वाला। यहाँ पे वेनरेबल जिया फिर भी थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन यहाँ पे वो उससे कहने लगता है कि मैंने जितना कहा उतना करो, चुपचाप हम दोनों को उसके पास ले चलो। और वो यहाँ पर अपने टेलीपोर्टेशन की पावर को यूज करते साथ ही यहाँ से काफी दूर टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम लो फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो कल्टिवेट करने में बिजी था और साथ ही अपने जो क्लोन बॉडी है उसे वो गाइड भी कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर मिरर किंग आ जाता है और वो आते साथ ही सबसे पहले यहाँ के पूरे टाइम एंड स्पेस को कम्प्लीटली फ्रीज कर देता है ताकि यहाँ पर लो फेंग भाग ना पाए और दूसरी चीज वो किसी और के साथ कम्युनिकेट भी ना कर पाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके स्पेस एंड टाइम की पावर के अंदर लो फेंग भी कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है और वो भी उसकी चपेट में आ चुका था। पर जैसा कि तुम्हें पता है कि लो फेंग भी सेम मेथड को कल्टीवेट करता है, तो यहाँ पे लो फेंग अगले ही पल उससे रिलीज हो जाता है और वो समझ चुका है कि यहाँ पर कोई बहुत तगड़ा वाला बंदा आ चुका है जो कि स्पेस एंड टाइम को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, जिसके चलते यहाँ से लो फेंग तेजी से एस्केप करने लगता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसका सामना यहाँ मिरर किंग से हो जाता है, जो कि उस पर हमला करते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर उसे देखते साथ ही लो फेंग अपना रूट चेंज कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि फिलहाल शायद वो इसका सामना नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ यूनिवर्स वनरेबल से कम नहीं। यहाँ पर बावत अभी लो फेंग से कहती है कि इसके ट्रैकिंग सेंसेस को तुम हल्के में मत लेना, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और ये कहीं से भी हमें ट्रैक कर सकता है। जो देखकर लो फेंग भी इमीडिएटली अपने सिल्वर विंग किंग के सेकंड फॉर्म को अनलीश करता है, जिसके चलते इसकी स्पीड और ज्यादा बूस्ट हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्वर विंग की पावर को देखते साथ ही जो मिरर किंग है ये और ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि यकीनन तुम्हारे पास इसके अलावा भी और भी बहुत से रेयर ट्रेजर होंगे। अब यहाँ पे लो फेंग की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि लिटरली उसके रास्ते में जो भी चीज आती है ऐसा लग रहा था कि वो उसे भी चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो हवा में नहीं बल्कि स्पेस में ट्रेवल कर रहा हो और हर एक चीज को शटअप कर रहा
रहा हो। इस दौरान यहाँ पे जो मिरर किंग है वो अपने डिवाइन पावर्स को बर्न करना शुरू कर देता है ताकि वो भी अपनी स्पीड को और ज्यादा इंक्रीज कर सके। और हम देखते हैं कि पलक झपकते वो भी लुओ फेंग के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है और फिर उससे कहने लगता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप अपने सारे ट्रेजर्स मेरे हवाले कर दो। पर यहाँ पे लुओ फेंग इसकी बात नहीं मानता, वो बस यहाँ से एस्केप करने पे फोकस करता है। वहीं दूसरी तरफ जो वेनरेबल जिया है वो भी लुओ फेंग की इस हरकत को देखकर कहने लगता है कि अगर मिरर किंग अपनी डिवाइन पावर्स को यहाँ पे बर्न कर रहा है तो बच्चे तुम्हारा बचना नामुमकिन है, तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप सरेंडर कर दो। लेकिन तुमने यहाँ पर रेजिस्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब इसका एक स्ट्राइक और तुम्हारा खेल खत्म। यहाँ पे हम देखते हैं कि लुओ फेंग को रेजिस्ट करता हुआ देखकर मिरर किंग को भी काफी गुस्सा आता है, तो वो उसकी तरफ एक अटैक को करता है जिससे सामने एक बहुत बड़ा सा ब्लैक होल बन चुका था जिसकी सक्शन फोर्स के चलते लुओ फेंग उसके आगे रेजिस्ट नहीं कर पाता। इससे पहले कि लुओ फेंग इसे गैस कर पाता कि तभी बीच में बाबा कहने लगती है कि लुओ फेंग तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये जो ब्लैक होल है ये एक टाइप का सीलिंग ट्रेजर है जिसके अंदर एक बार अगर कोई फंस जाए तो वापस नहीं निकल सकता। और इस ट्रेजर को खतरनाक बनाती है मिरर किंग की डिवाइन पावर्स जो कि इसके साथ मिली हुई है। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि एक बार इसके अंदर एक यूनिवर्स वेनरेवर फंस चुका था और जो कि इससे बाहर नहीं निकल पाया। यहाँ पे लुओ फेंग मनी मन स्माइल करता है और कहने लगता है कि इसकी हिम्मत तो देखो, इसे ये लगता है कि ये मुझे ट्रैप कर पाएगा, लगता है कि इसने मेरे सिल्वर विंग की पावर्स को कम आंका है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर उसके डिस्ट्रक्शन पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा उस ब्लैक होल की तरफ तेजी से चार्ज करता है, लिटरली इसे 2 हिस्सों में काट के रख देता है। अब यहाँ पे इस एक्सप्लोजन के चलते वो ट्रेजर तो डिस्ट्रॉय हो चुका था लेकिन यहाँ पे मिरर किंग के चेहरे पर एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट हम देख सकते थे। उसे तो अब लुओ फेंग का ये जो ट्रेजर है ये हर हाल में चाहिए और वो कहने लगता है कि अब तो मैं ये जो ट्रेजर है इसे किसी भी कीमत पे हासिल करके रहूंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपनी जो सेकंड सबसे पावरफुल टेक्निक है जिसे कि यूनिवर्स रोड कहा जाता है वो उसे एक्टिवेट करने लगता है। यहाँ पर इसे देखते साथ ही जो वेनरेबल जिया है वो भी पैनिक कर जाता है, तो वो खुद को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए साइड में हो जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि लुओ फेंग इमीडिएटली अपने स्टार सील की पावर का भी यूज करता है, साथ ही सिल्वर विंग किंग को भी आगे कर लेता है और इसके अंदर खुद को छुपा लेता है जिसके चलते जैसे यहाँ पर जो यूनिवर्स रोड अटैक है लुओ फेंग के करीब जाता है, अचानक से लुओ फेंग की आंखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। एक डिस्ट्रक्शन और चारों तरफ फैल जाती है और यहाँ पे लुओ फेंग की बॉडी बिल्कुल अनकॉन्शियस सी हो जाती है, जो देखते साथ ही यहाँ पे मिरर किंग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने जो है लुओ फेंग को कम्प्लीटली नॉकआउट कर दिया है और अब वो बहुत ही खुशी इसकी तरफ बढ़ रहा था कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि लुओ फेंग की बॉडी में हलचल होती है, उसकी बॉडी वापस से स्टार टावर की पावर से यहाँ पे रिपेयर होने लगती है और अपनी सेंसेस में भी आ जाती है। और लुओ फेंग जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, पहले स्ट्राइक से तो मैं बच गया लेकिन अगर दूसरी बार मुझ पे कुछ भी हिट होता है तो शायद मैं खुद को ना बचा पाऊँ क्योंकि अब तक स्टार टावर को कंट्रोल करने की मेरी जितनी भी नॉलेज थी मैंने सब कुछ इस एक डिफेंस में झोंक दिया था। कि तभी यहाँ पर उसकी तरफ एक तगड़ा वाला क्लॉ अटैक मिरर किंग कर चुका था, जो देखकर हम देखते हैं कि लुओ फेंग बहुत ही फुर्ती के साथ उसके अटैक से मूव करता है और खुद की जान बचा लेता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिरर किंग और वेनरेबल जिया थे ये दोनों कम्प्लीटली शॉक थे। मिरर किंग के तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका इतना पावरफुल अटैक है जिसे कि एक यूनिवर्स वेनरेबल के लेवल के अटैक माना जाता है उससे ये बंदा बच गया। मिरर किंग यहाँ पे हैरान परेशान हो ही रहा था कि तभी वो लुओ फेंग को चेस करते करते सीधा 9 नीदर सी के पास पहुंच जाता है और बाबा तभी इस जगह को देखते साथ ही लुओ फेंग से कहती है कि बेहतर यही होगा कि यहाँ से जल्द बाहर निकलो क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ के पानी के अंदर जो प्रेशर है उसे तुम्हारी बॉडी झेल नहीं सकती। पर यहाँ पे बहुत देर हो चुकी थी, लुओ फेंग तब तक पानी के अंदर समा चुका था। मिरर किंग भी ये देख के हैरान था कि आखिर इस बंदे की बॉडी इसके अंदर सरवाइव कैसे कर सकती है। हो ना हो इसके पास कोई और ट्रेजर तो जरूर होगा जो कि इस लड़के को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है। और कोई बात नहीं, यहाँ पर अब तुम मेरे अटैक से नहीं बच सकते। ये कहते साथ ही वो अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक और रोर अटैक उसकी तरफ कर देता है। यहाँ पे लुओ फेंग पानी के अंदर था तो वो खुद की सिल्वर विंग्स को आगे करते हुए इसे काउंटर करने की कोशिश करता है लेकिन इसके इम्पैक्ट से वो और ज्यादा डीप में चला जाता है। यहाँ पे लुओ फेंग हमें बताने लगता है कि उसने सिल्वर विंग की जो ताकत है उसे बिल्कुल उसके पीक तक यूज कर लिया है और लगता नहीं कि इससे ज्यादा वो शायद ही इसे यूज कर पाए, मतलब कि एक और अटैक और लुओ फेंग का काम तमाम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये देखकर मिरर किंग को और गुस्सा आता है तो अब वो वापस से यूनिवर्स रोर अटैक को परफॉर्म करता है लेकिन इस बार वो अपनी डिवाइन पावर्स को 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ा चुका था। बिल्कुल वो इसे इसके पीक फॉर्म तक यूज करना चाहता था ताकि यहाँ पे लुओ फेंग के पास बचने का कोई मौका ही ना रहे और अगर उसके पास कोई ट्रेजर भी है तो वो ट्रेजर भी उसकी जान ना बचा पाए। लेकिन बाबा तभी जो कि इस बात को लुओ फेंग को बता देती है कि इसकी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा। पर तभी जैसे ही वो अटैक वो लुओ फेंग की तरफ करता है कि तभी यहाँ पे पानी के अंदर हलचल होता हुआ देखते हैं और तभी सडनली यहाँ पर एक जायंट सी आई दोनों को ही देख
देखने लगती है और पानी के अंदर एक बहुत बड़ा सा वॉर्टेक्स भी बनने लगता है और एक वॉइस जिसके अंदर जैसे लॉ की पावर थी वो इन दोनों से कहने लगती है कि आखिर तुम दोनों आउटसाइडर की हिम्मत कैसी हुई कि मेरे क्लैन के अंदर तुम लोग इतना ज्यादा शोर मचाओ, आखिर तुम लोग को यहाँ पर आने की इजाजत दी किसने। बस फिर क्या, यहाँ पे इनका अटैक भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर दोनों को ही अपने अंदर समाना शुरू कर देता है। पर तभी मिरर किंग की तरफ इसका एक मुक्का उड़ते हुए आ रहा था, जिसे देखते साथ ही वो अपने डिवाइन स्वॉर्ड से इसे डिस्ट्रॉय करने को जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर लू फेंग यहाँ से एस्केप करने लगता है। मिरर किंग और जो वेनरेबल जिया था, इन दोनों को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर एक कोई बहुत बड़ा सा लिविंग क्रिएचर मौजूद होगा और वेनरेबल जिया तो समझ चुका था कि यहाँ पर जो भी कल्टीवेटर है इस नाइन नेदर सी के अंदर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और जैसे कि मिरर किंग और ब्लेड रिवर किंग इन दोनों ने प्रोवोक कर दिया है। अब यहाँ चारों तरफ हलचल होने लगती है। इसी के साथ नेदर क्लैन का ये जो यूनिवर्स वेनरेबल है ये इनके सामने आ जाता है। लू फेंग जो कि यहाँ से काफी दूर जा रहा था, उसे देखकर ब्लेड रिवर किंग को और गुस्सा आता है। यहाँ पर वो ऑलरेडी इसके साथ डील करने में बिजी था, लेकिन वो ब्लेड रिवर किंग को अपने हाथों से कैसे जाने दे सकता था, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके पीछे पड़ जाता है और यहाँ पर से वही अपनी सीलिंग टेक्निक जो कि केज जैसी दिखती है, जिसमें वो अपने डिवाइन पावर्स का यूज करते हुए उसकी तरफ थ्रो करता है। साथ ही वो अब यूनिवर्सल टाइगर रोर का भी यूज करता है। अब यहाँ लू फेंग उससे काफी दूर जाने की कोशिश करता है ताकि जैसे तैसे इसके अटैक से बच पाए, लेकिन ये अटैक लू फेंग के काफी करीब भी पहुंच चुका था। साथ ही यहाँ पर वो जो मिरर किंग है वो भी अपनी डिवाइन पावर को बर्न करते हुए इसके बहुत क्लोज आ चुका था। इस दौरान लू फेंग के ठीक सामने एक जायंट सा वॉर्टेक्स अपीयर होता है जो कि इतना ज्यादा सक्शन फोर्स को अपने अंदर समाया था कि यहाँ पर यूनिवर्स वनरेबल तक भी इसके अंदर खींचे चले जाते हैं। लू फेंग को पता था कि इसके अंदर अगर वो फंस जाए तो एटलीस्ट जिंदा तो रहेगा, लेकिन अगर इस अटैक से वो टकरा जाता है यानी कि मिरर किंग से, तो शायद उसका बचना मुश्किल है। तो लू फेंग उस वॉर्टेक्स की तरफ और तेजी से बढ़ने लगता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिरर किंग है वो तो लू फेंग को देख कर ही समझ चुका था कि अब इसका पीछा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये इस वक्त बिल्कुल मौत के मुंह में समाने जा रहा है। अब यहाँ पे वो अपनी डिवाइन पावर्स को और ज्यादा बर्न करता है ताकि वो इस सक्शन फोर्स से काफी दूर निकल जाए। साथ ही यहाँ पर जो यूनिवर्स वनरेबल उसके पीछे पड़ा है वो इससे भी दूर चला जाए। यहाँ पे वो ऐसा ही करता है और फुल स्पीड के साथ यहाँ इस सी से बाहर जाने की कोशिश करता है एंड देन थोड़ी देर में वो इससे बाहर भी निकल चुका था और पलट के यहाँ देखता भी नहीं। इस दौरान वो जो यूनिवर्स वनरेबल था इस नेदर क्लैन का, वो यहाँ पर इसका पीछा करते करते बिल्कुल बाहर आ जाता है और तभी इसके डायरेक्शन में देखकर कहने लगता है कि अगर तू यहाँ दोबारा मेरे इस क्लैन के अंदर आया ना तो तुम्हें यहाँ मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इस दौरान हम लू फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो कम्प्लीटली ट्रैप हो चुका था, लेकिन इतना ज्यादा सक्शन फोर्स था कि ये लू फेंग की जो हड्डियां थी उसे अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहा था। लिटरली उसकी हड्डियों का यहाँ पे चूरा बनना शुरू हो जाता है, जिसके चलते लू फेंग को काफी ज्यादा दर्द होता है, इवन कि वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस होने लगता है। पर तभी जैसे तैसे लू फेंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए स्टार सीलिंग को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि ज्यादा देर अगर वो यहाँ रहा तो फिर तो उसकी बॉडी भी यहाँ पर किसी को मिल नहीं पाएगी। इस दौरान जैसी स्टार सीलिंग एक्टिवेट होता है वो इमीडिएटली लू फेंग को अपने अंदर खींच लेती है और यहाँ पर उसकी कंफर्ट जोन में लू फेंग पहुंच चुका था, जहाँ पर अगले ही पल लू फेंग की जितनी भी इंजरीज है वो क्विकली उन्हें रिकवर करना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसकी हड्डियां फिर से पहले जैसी मजबूत बन जाती है, उसका आर्मर भी ठीक हो जाता है और लू फेंग बिल्कुल पहले वाली फिट कंडीशन में आ चुका था। इस दौरान लू फेंग इसी के अंदर रहता है और खुद को और ज्यादा हील करते हुए बिल्कुल इस वॉर्टेक्स के डीप में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है इससे कुछ फेमिलियर सी ऑरा फील हो रही थी। और तभी वक्त बीतता जाता और धीरे धीरे करके इस वॉर्टेक्स के बिल्कुल बॉटम में लू फेंग पहुंच चुका था, और जो कि नाइन नेदर क्लैन है और यहाँ पर ये जो वॉर्टेक्स अपीयर होते हैं ये बेसिकली यहाँ तक आने का रास्ता है। लू फेंग यहाँ पर आते साथ ही कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है, पर यहाँ पर जो उसे पहले फेमिलियर सी वाइब आ रही थी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और लू फेंग कहने लगता है कि ये तो बिल्कुल वैसी वाइब दे रहा है जैसा कि मुझे स्पेस हार्ट से मिल रहा था। अब यहाँ पे लू फेंग अपने इस डिवाइन सेंस को पूरी तरीके से सील कर लेता है ताकि कोई भी उसे यहाँ पे फील ना कर पाए, और यहाँ के आसपास की जगह को वो एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, जहाँ पे वो पाता है यहाँ पर जो स्ट्रेंज सी वाइब लू फेंग को फील हो रही थी वो असल में यहाँ पर हवा में मौजूद मिट्टी के जो कण है उससे आ रही थी, और यहाँ की जो मिट्टी है उसकी ऑरा काफी ज्यादा डेंस है और ऐसा लग रहा है कि इसकी मिट्टी के अंदर ही कुछ ऐसी चीज मौजूद है जो कि जो स्पेस हार्ट से उससे कनेक्टेड है, और यही मिट्टी के जो कण है ये पूरे आसमान में फैले हुए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि लू फेंग जैसे जैसे ऑब्जर्व करता है ऐसे पता चलता है कि इसी मिट्टी के चलते जिसके अंदर एक स्पेशल टाइप की पावर एलिमेंट छुपी हुई है, तो वो यहाँ पर आसमान की स्पेस में फ्लक्चुएट भी कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी दूरी पर जाते हुए लू फेंग फील कर लेता है कि यहाँ पर तो वो अपनी जो टेलीपोर्टेशन पावर है उससे भी यूज नहीं कर सकता है। साथ ही यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लू फेंग यहाँ पर अपनी फुल स्पीड के साथ उड़ भी नहीं सकता। यहाँ पर उसकी फुल स्पीड भी उसकी आधी स्पीड से भी कम की रह जाती है। और तभी सामने से यहाँ पर कुछ लोगों को हम आता हुआ देखते हैं जो कि असल में इसी नेदर क्लैन से
से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग जैसे ही उस स्टार सील को देखते हैं तो वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर भला ये चीज आई तो आई कहाँ से है, क्योंकि आज से पहले हमने ऐसी किसी चीज को यहाँ पे उड़ते हुए नहीं देखा है। कि तभी हम लो फैंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर इनके हुलिये से ही पता लगा लेता है कि ये हो ना हो उसी सेम रेस से बिलोंग करता होगा जिस सेम रेस के बंदे से, यानी कि उसी यूनिवर्स वेनरेबल से लो फैंग और मिरर किंग दोनों फाइट कर रहे थे और जिससे जान छुड़ाकर बहुत मुश्किल से लो फैंग यहाँ पे आया है। यहाँ पर सिर्फ लो फैंग ही नहीं था जो कि इन सबको ऑब्जर्व कर रहा था, बल्कि यहाँ पर इनका जो हेड था यानी कि जो इनका कमांडर था वो भी बहुत ही अच्छे से उस स्टार सील को देखे जा रहा था। और तभी वो अपने डिवाइन सेंस को फैलाते हुए स्टार सील को चेक करने लगता है, पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ये आया कहाँ से है। इस दौरान इसे पता चल जाता है कि इसके अंदर एक बंदा छुपा हुआ है जो कि हमारे नेदर क्लैन से बिलोंग नहीं करता और ना ही हमारे रियलम से है, जिसके चलते वो सभी को इस पर हमला करने का आदेश दे देता है और सभी लोग उसका ऑर्डर पाते साथ ही टूट पड़ते हैं। अब गाइस ने अपनी तरफ आता हुआ देखकर तो लो फैंग भी अपने उसे स्टार सीलिंग से बाहर आते साथ ही फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा था, लेकिन लो फैंग जिसे कि यहाँ आगे बढ़ते हुए उस मैग्नेटिक फील्ड का सामना करना पड़ता है और उसकी स्पीड भी आधी रह जाती है। तो यहाँ पर लो फैंग जब बाकी लोगों को देखता है तो भाई ये लोग तो बिल्कुल फुल स्पीड के साथ लो फैंग की तरफ ही बढ़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन पर अप्लाई नहीं हो रही, जो चीज लो फैंग को कंफ्यूज कर देती है। पर तभी लो फैंग सिल्वर विंग की पावर को बूस्ट करता है, सेकंड फॉर्म का यूज करते साथ अपनी स्पीड को बूस्ट करता है और फिर जो लो फैंग स्पीड पकड़ता है ना, ऐसी स्पीड पकड़ता है कि पलक झपकते ही इनकी आंखों से वो ओझल हो जाता है और वो काफी अच्छी खासी दूरी को यहाँ पे ऑलरेडी तय कर चुका था। जाते हुए लो फैंग ने अपने डिवाइन सन से स्कैन भी कर लिया था कि यहाँ पर ऑलरेडी 300 से ज्यादा इमॉर्टल कल्टीवेटर जो है उसके पीछे घात लगाए हुए बैठे हैं। पर लो फैंग तो इनकी अब रडार से दूर जा चुका था। ये देखते साथ ही बाकी सभी लोग भी हैरान थे कि आखिर अचानक से इसकी स्पीड इतनी ज्यादा बूस्ट कैसे हो, हमारे इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में भी वो इतनी आसानी से कैसे उड़ सकता है। अब यहाँ पर वो सभी को ऑर्डर देता है कि चाहे जो हो जाए ये बंदा मुझे हर हाल में चाहिए, क्योंकि आज तक कोई भी आउटसाइडर मेरे हाथों से बच के नहीं गया। इस दौरान लो फैंग को हम देखते हैं जो कि काफी दूरी पर आ चुका था और फिलहाल के लिए वो इस जगह को ऑब्जर्व करना चाहता था, जिसके लिए वो एक ठीक ठाक जगह को ढूंढकर वहाँ पे सेटल हो जाता है। और साथ ही लो फैंग जान चुका है कि ये लोग जेनेटिकली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इन पर यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो असर नहीं कर रही। अब यहाँ पे वो बावता से कहने लगता है मुझे इनके बारे में पूरी डिटेल चाहिए कि आखिर ये लोग कौन है, इनकी स्पेशलिटी क्या है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, साथ ही इनका ओरिजिन क्या है। लो फैंग यहाँ पर आटुका के साथ तो पूरी की पूरी डेटाबेस को खंगालना शुरू कर देती है और इनके बारे में पता लगाने लगती है, बट अनफॉर्चुनेटली इनके बारे में कोई डेटा हासिल नहीं लगता। अब लो फैंग कहने लगता है कि मैं समझ गया, यहाँ पर जो भी आया है वो कभी यहाँ से जिंदा वापस बाहर गया ही नहीं, तो जब बाहर से जो आया वो कभी लौट के गया ही नहीं, तो आउटसाइड वर्ल्ड को इनके बारे में कोई भी डेटा कैसे मिल सकता है। तभी यहाँ पे बावता कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें फिलहाल के लिए यहाँ से निकलने पे फोकस करना चाहिए और तुम्हारी जो डीमन क्लोन बॉडी है उसकी मदद से तुम यहाँ से इजिली निकल सकते हो। बट मसला ये है कि तुम्हारी जो क्लोन बॉडी है उसे अभी भी वर्ल्ड ट्री के पास पहुंचने में काफी ज्यादा समय लग रहा है, न जाने वो कब वापस आएगा, लेकिन बेहतर यही है कि जब तक वो नहीं आता तुम यहीं पर छिपे रहो। यहाँ पर हम देखते हैं कि लो फैंग अपनी क्लोन बॉडी की प्रोग्रेस को चेक कर रहा है और वो पाता है कि यार इसे तो अभी भी बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन वो मनी मन कहता है कि प्लीज इस बार हारना मत, इस बार उस ट्री के एक पत्ते को यहाँ पर लेके ही आना और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। इस दौरान लो फैंग क्यूरियोसिटी लॉर्ड से मदद मांगने वर्चुअल यूनिवर्स में जाता है और इनके बीच की कन्वर्सेशन फिलहाल के लिए हमें नहीं दिखाई जाती। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जो नेदर क्लैन के बंदे थे ये लोग अपने पूरी की पूरी फौज को मैदान में उतार देते हैं, क्योंकि पहली बार कोई आउटसाइडर इनकी नजरों से ओझल हो पाया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत जाते हैं और फाइनली लो फैंग को ये लोग ट्रैक कर लेते हैं और लो फैंग इन्हें अपने पीछे दौड़ाते हुए काफी दूर निकल जाता है और साथ ही मन में कहता है कि क्लोन बॉडी इस बार मुझे निराश मत करना, मैं बस यहाँ पर इनके साथ चूहे बिल्ली का खेल इसलिए खेल रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा वक्त मिल जाए। अब इस दौरान हम देखते हैं कि क्लोन बॉडी भी अपना सब कुछ लगा देता है और काफी क्लोज पहुंच चुका था वो। ये देखकर लो फैंग भी देरी नहीं करता, अपने एक सर्वेंट को निकालते साथ ही सीधा उसे वही क्रिस्टल थमा देता है, कहने लगता है कि इसे लेकर सीधा उसके पास जाओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पीक किंग लेवल का जो सर्वेंट था वो भी निकल पड़ता है और आते साथ ही फायर गॉड क्रिस्टल को सीधा वो यहाँ पर उसी जायंट से वर्ल्ड ट्री के नीचे फोड़ देता है। अब यहाँ पे लो फैंग के कमांड पर ये जो पीकिंग लेवल का सर्वेंट था ये अपने काफी सारे क्लोन्स बना लेता है और यहाँ पर इस वर्ल्ड ट्री के काफी सारे ब्रांचेस को वो निशाना बनाता है, जिसके चलते ये भी फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाती है और अपने फादर से हेल्प मांगती है और कहने लगती है कि इन आउटसाइडर के टारगेट पर हमेशा मैं ही क्यों होती हूँ। इस दौरान हम देखते हैं कि वो काफी सारे क्लोन्स बॉडी को ऑलरेडी अपने पावर से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुकी थी, लेकिन एक जो क्लोन बॉडी थी वो यहाँ एक छोटी सी ब्रांच को सेफली अपने पास रखने में कामयाब हो चुका था, जो देखते साथ ही लो फैंग भी काफी ज्यादा खुश था
और क्लोन बॉडी कहने लगती है कि चलो अब हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि वर्ल्ड ट्री का फादर हमें वापस से डिस्ट्रॉय कर दे। इस दौरान हम देखते हैं कि वो जो वर्ल्ड ट्री का फादर था वो भी आ चुका था। यहाँ पे वो अपनी सारी की सारी पॉइंट्स को उनके पीछे लगा देता है। बेचारा वो बंदा यहाँ से टेलीपोर्ट होने की भी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ल्ड ट्री का फादर था ना वो पकड़ते साथ ही से अपने पास खींचते हुए से मसल के रख देता है। लो फैंग की जो क्लोन बॉडी थी वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था और उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि इतने दिनों की मेहनत पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो सर्वेंट था वो एंड मोमेंट पे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, जिसके चलते एक ह्यूज इम्पैक्ट रिलीज हुआ था। और यहाँ इसी के चलते यहाँ पर वो जो वर्ल्ड ट्री थी उसके कुछ पत्ते जो है इस इम्पैक्ट के आगे रेजिस्ट नहीं कर पाते और काफी सारे पत्ते यहाँ पे जमीन पे बिखरने लगते हैं। और लुओ फैंग की क्लोन बॉडी को तभी यहाँ पर इनमें अपॉर्चुनिटी नजर आती है। वो पलक झपक गई, बहुत से लीव्स को यहाँ अपने पास रख लेता है और वो बावाता को इन्फॉर्म करता है कि हमारा मिशन पूरा हुआ, मैं बहुत ही जल्द तुम लोगों के पास आ रहा हूँ। सुनकर बावाता भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि अब तो बस यहाँ पर उसके आने की देर है, फिर हम यहाँ पर थर्ड क्लोन को भी बना लेंगे और हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। बस लुओ फैंग ऐसे ही भागते रहो और इन्हें अपने पीछे भगाते रहो, क्योंकि जो तुम्हारी डीमन क्लोन बॉडी थी वो ऑलरेडी अपने मिशन में कामयाब हो चुकी है, बस उसके यहाँ आने की देर है। वही दूसरी तरफ हम लुओ फैंग को देखते हैं जहाँ पर वो पहले भाग रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ फील होता है, वो वहीं पे रुक जाता है। बावाता से कहता है कि तुमने एक चीज नोटिस की, जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तो तब से लेकर अगले 3 दिन तक काफी सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, जिनमें से तो 11 इमॉर्टल्स भी थे और उनकी पूरी की पूरी फौज भी थी। लेकिन सडनली बीते कुछ दिनों से इनकी तादाद कम हो चुकी है और इन्होंने मेरा पीछा करना छोड़ दिया है। मुझे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा अनजान खतरा हमारे लिए इंतजार में बैठा है। बावाता भी इस पर गौर फरमाती और कहने लगती है कि हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम नीदर क्लैन के काफी सारे सोल्जर्स और उनके कमांडर्स को देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा अपने जो लॉर्ड है उसको यहाँ पर रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि आपके आदेश से यहाँ पर 30 लाख से ज्यादा सोल्जर्स को हमने जमा कर लिया है, साथ ही हमारे जो 9 स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल्स हैं उन्हें भी मैंने यहाँ पे बुला लिया है, बस आप आदेश दीजिए, हम सभी को मैदान में उतार देंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका जो नीदर क्लैन का लीडर होता है वो यहाँ पर इन सभी को देखकर कहने लगता है कि लगा नहीं था कि एक आउटसाइडर जो कि इतना ज्यादा फास्ट होगा कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है इसे वो सरपास करके हमारी नाक में दम कर देगा। और कोई बात नहीं, अब ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म करने का वक्त आ गया है और मैं खुद इसे अपने हाथों से सजा दूंगा और सभी के लिए एक मिसाल कायम करूंगा कि जो कोई भी हमारे 9 नीदर वर्ल्ड से टकराने की कोशिश करेगा उसका क्या अंजाम होता है। ये कहते साथ ही वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि आउटसाइडर, तुम जो कोई भी हो बस मेरा इंतजार करना, बहुत तुमने चूहे बिल्ली का खेल खेल लिया, अब तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है। कहते साथ ही वो अपने 30 लाख सोल्जर्स को आदेश देता है और यहाँ पर सभी को लुओ फैंग के पीछे वो छोड़ देता है और कहने लगता है कि जहाँ कहीं भी वो मिले उसे घसीट के मेरे पास लाओ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।